हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। आज हम लोग सीखेंगे कुछ फ्रेजेस, कुछ सेंटेंसेस, कॉमन सेंटेंसेस जो कि हमको अपने बच्चे के पीटीएम में यूज़ करने में मदद मिलेगी। अब मेरी जो इसके पहले एडवाइस है वो ये है कि अगर आप इंग्लिश ठीक से समझ सकते हैं और प्रॉब्लम आती है सिर्फ हेजिटेशन बोलने में कि क्या पता मैं इसको सही बोल पाऊँगा या नहीं, तो कई बार ऐसा होता है कॉन्वर्सेशंस जो पीटीएम्स में होते हैं कि पेरेंट इंग्लिश हिंदी में बोल रहा है, टीचर्स इंग्लिश में जवाब दे रही हैं। तो अगर आपको कंप्लीट कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में करना है, मतलब अगर आपको जो कहना है या पूछना है आप वो भी इंग्लिश में ही बोलना चाहें और आप समझ अच्छे से सकते हैं कि टीचर क्या जवाब दे रही हैं, तभी आपको ये सेंटेंसेस या फ्रेजेस यूज़ करने चाहिए। अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम है, तब आपको ये नहीं यूज़ करना चाहिए। इससे आप एक फॉल्स नोशन किसी को दे सकते हैं कि आप वो जो बोल रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, जबकि आपको नहीं समझ आ रहा होगा। सो दिस इज द ओनली यू नो एडवाइस दैट आई हैव टू गिव यू हियर। नाउ लेट अस गो टू योर सेंटेंसेस। मेरा बच्चा कैसे पढ़ता है ना? हाउ इज माई चाइल्ड डूइंग इन स्टडीज, और वी कैन ऑल्सो से हाउ इज ही परफॉर्मिंग इन एकेडमिक्स। कृपया प्रीति को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के लिए कहिए। पार्ट लेना को एक नॉर्मल टर्म है जो हम यूज़ करते हैं पार्टिसिपेशन के लिए हिंदी में, तो उसको करेक्ट इंग्लिश में हम कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे? काइंडली या प्लीज़ मोटिवेट हर टू पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार आप देखेंगे कि मैंने लिटरल ट्रांसलेशन नहीं किया है ना, और जो वर्ड्स यूजुअली लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं हिंदी में बात करते समय, वो भी मैंने इंग्लिश में ही बोले हैं। जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ को मैंने प्योर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया है, वो इसलिए क्योंकि लोग उस तरह से बोलते ही नहीं हैं। ठीक है, मैं आपको बोलने में हेल्प कर रही हूँ, ना कि आपको करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स सिखाने में। ठीक है, क्या हमें रवि की मैथ ट्यूशन लगवानी चाहिए? डू यू थिंक ही नीड्स ट्यूशन इन मैथ्स? ये बहुत पढ़ता है पर नंबर नहीं आते हैं। ही स्टडीज और वर्क्स हार्ड बट इज अनेबल टू स्कोर वेल। अब ये जो सेंटेंसेस है ना, ये इतने डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप जो हिंदी में बोल रहे हैं उसकी जगह आप इंग्लिश में बोलेंगे, you will see a lot of confidence that comes with these small accomplishments। और ये आपको आगे इंग्लिश बोलने में खुद से, भले ही आपने जो फ्रेजेस नहीं सीखे हैं, जैसे यहाँ तो आप सीख रहे हैं, लेकिन आपका इससे क्या होगा, आपका जो हेजिटेशन है वो दूर होगा। इसलिए ये फ्रेजेस जो हैं थोड़े बहुत जो सिखा देते हैं हम लोग, इससे इसमें हेल्प मिलती है। ये ऐसे नहीं है कि ठीक है अब इसके अलावा कुछ बोलना होगा तो हम फिर कैसे बोलेंगे। नो प्रॉब्लम, यू कैन गो बैक टू स्पीकिंग इन हिंदी, लेकिन जो चीज़ आपको आप समझ में आ गई है कि ये इंग्लिश में ऐसे बोलनी है, तो उस वजह से क्या होगा, आप उससे मिलते जुलते कई सारे दूसरे सेंटेंसेस को भी आप आराम से इंग्लिश में बोल सकते हैं। हो सकता है वो 100% ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस ना हो, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, एंड आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन लर्निंग एनी लैंग्वेज। आप चाहे इंग्लिश सीख रहे हो या हिंदी सीख रहे हो या आप फ्रेंच सीख रहे हो, कोशिश जो है वो होती रहनी चाहिए और प्रोग्रेस होती रहनी चाहिए। एज लॉन्ग एज वो हो रही है, कोई नहीं माइंड करने वाला है कि आपने 100% ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं बोला है। इंपॉर्टेंट थिंग इज आप बोलें। तो ये जो छोटे सेंटेंसेस मैं आपको दे रही हूँ, इससे आपका दिल खुलेगा, आपका हेजिटेशन दूर होगा, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप एक फॉल्स इम्प्रेशन क्रिएट कर सकें कि भाई मुझे भी इंग्लिश आती है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो इम्प्रेशन एक्चुअली बिल्कुल ज़रूरी नहीं है लाइफ में, है ना? प्रिटेंशन कहीं पे भी काम नहीं आता है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। हम यहाँ पे एक स्किल की बात कर रहे हैं, एक स्किल सीखने की, इंग्लिश बोलने की। ये एक स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम बिल्कुल भी प्रिटेंशन या झूठ को या झूठा इम्प्रेशन देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, जो हम बहुत पेरेंट्स बड़े यूजुअली ये प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि
ये खुद होमवर्क नहीं कर पाता है ना। तो उसमें हम क्या बोल रहे हैं, ही इज़ अनेबल टू, हाउ टू से दिस इन इंग्लिश, ही इज़ अनेबल टू कोप विद हिज होमवर्क ऑन हिज ओन। और ये एक यहाँ पे कॉमन एरर है, टू कोप अप। कोप अप बड़े बोलते हैं लोग, इंडिया में बड़ा कॉमन है कोप के साथ में अप प्रेपोजिशन लगा के बोलना, विच इज़ रॉन्ग। तो करेक्ट क्या है, ही इज़ अनेबल टू कोप विथ हिज होमवर्क ऑन हिज ओन, है ना। हम अगर नहीं इतना कोप फ्रेज यूज़ करना चाहते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं, ही इज़ अनेबल टू डू हिज होमवर्क ऑन हिज ओन, ऐसे भी बोल सकते हैं। बट दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ कन्वेइंग दिस आइडिया। यह गाती बहुत अच्छा है, शी इज़ वेरी गुड एट सिंगिंग। कई बार क्या होता है, टीचर्स को पता नहीं होता है कि ये बच्चा और क्या चीज़ अच्छा करता है। मेरे साथ कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं पीटीएम्स में कि पेरेंट्स आके बताते हैं, कोई बच्चा बड़ा क्वाइट रहता है या पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो पेरेंट्स आके बताते हैं कि नहीं, ही इज़ वेरी गुड एट पेंटिंग। दे शो समटाइम्स सम वीडियोज ऑल्सो, सी हाउ वेल माई चाइल्ड इज सिंगिंग। सो वी डू नॉट नो बिकॉज द चाइल्ड इज़ नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू कम अप ऑन हिज ओन एंड से दैट आई एम गुड एट सो एंड सो थिंग्स। तो कई बार हमको ये चीज़ पेरेंट्स को अपने टीचर्स को, अपने बच्चे के टीचर्स को बतानी पड़ती है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, शी इज़ वेरी गुड एट सिंगिंग, शी इज़ वेरी गुड एट डांसिंग, शी इज़ वेरी गुड एट फोटोग्राफी, शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग। हम ये चीज़ें बता सकते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो हमने प्रेपोजिशन एट यूज़ किया है, इन नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, ये गाने में बहुत अच्छी है या डांस में बहुत अच्छी है, हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय बोलते हैं शी इज़ वेरी गुड इन सिंगिंग, शी इज़ वेरी गुड इन डांसिंग। ऐसे नहीं है, एट लगाते हैं हम किसी भी एक्टिविटी के नाम के आगे, ठीक है। ये एक बड़ी कॉमन रिक्वेस्ट होती है जो पेरेंट्स लेकर के आते हैं, है ना। तो वो बोलते हैं कि आप इसकी जगह बदल सकते हैं, ऑल्दो द चिल्ड्रन हेट इट but then the parents want the seat to be changed. So can you please change his seat? और एक ये प्रॉब्लम है, इसे दूर से ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता है ना। तो इसको हम एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं, ब्लैक बोर्ड तो दिखता है, क्या बोलना चाहते हैं, ही कांट रीड द ब्लैक बोर्ड फ्रॉम द लास्ट बेंच या फ्रॉम अ डिस्टेंस, ही कांट रीड द ब्लैक बोर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस। कई बार क्या होता है कि ऐसा भी होता है कि बच्चों ने चश्मा लगाया हुआ होता है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, और ऐसा हुआ भी है ना। आई हैव सीन रिकमेंडेशंस फ्रॉम द डॉक्टर्स कि इसको स्ट्रेन नहीं करना पड़े, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो चश्मे से क्या है, विजन तो ठीक कर देते हैं लेकिन दूर से देखने में फिर भी स्ट्रेन पड़ता है। तो हम इस तरह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द चाइल्ड इज़ वेयरिंग ग्लासेस, हम ये बोल सकते हैं कि आप प्लीज़ इसको, ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता है तो आप बच्चे को आगे बैठा दीजिए। तो हाउ डू यू पुट दैट, ही कांट रीड द ब्लैक बोर्ड फ्रॉम द लास्ट बेंच फ्रॉम अ डिस्टेंस या फ्रॉम अ डिस्टेंस। अनदर कॉमन क्वेरी, इसे इसकी हैंड राइटिंग सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, वॉट शुड ही डू और वॉट शुड शी डू टू इम्प्रूव हर हैंड राइटिंग। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन फ्रेजेस दैट आई कुड थिंक ऑफ। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और भी सेंटेंसेस हैं जो यहाँ पर रह गए हैं बताने से, तो आप मुझको वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस भी आई थिंक मैं शेयर कर चुकी हूँ, नहीं तो आई विल शेयर इट and you can email me also, okay, but I would really prefer if you write to me in the comment section and let me know what is it that you would like to like help with in speaking.